नमस्कार गुरुजनों, आपका स्टूडेंट परिवार पर स्वागत है। आज हम जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर था उसका दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने क्या देखा था कि 2022 का जो पेपर है उसमें साइंस के प्रश्न कैसे आए थे। हमने पूरे के पूरे इसमें जो 12 प्रश्न आए थे 12 प्रश्नों को उसमें डिस्कस किया था। प्रत्येक पेपर में किसी में 3 आए थे, किसी में 4 आए थे, किसी में 5, इस तरह से करके टोटल कितने 12 प्रश्न हुए थे और उन 12 प्रश्नों का डिस्कशन हमने किया था। अब ये जो दूसरा वाला वीडियो है इसमें हमें 2018 के जो पेपर है उसमें जो 3 पेपर हुए थे, जो फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर है उसमें 3 भागों में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में हुआ था। प्रत्येक में 5 प्रश्न आए थे। उन 15 प्रश्नों का हमें जिक्र करने वाले हैं कि ये जो 15 प्रश्न है वो कहां से आए थे, ये हमें पता करने वाले हैं। साथ में इनका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है, ये प्रश्न आया था। ठीक है, कहां पर है? फर्स्ट ग्रेड और 2018 ग्रुप ए का प्रश्न था ये। ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 34 से ये आया था। ठीक है, कौन सा प्रश्न? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है, यह प्रश्न आया था। यहाँ पर गंधक यानी सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और ऑक्सीजन हमें दे रखे हैं। तो हम देखते हैं किसकी परमाणुकता 1 होती है। ये यहाँ पर दिया गया था 9th क्लास की एनसीईआरटी में, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आर्गन है, इसकी परमाणुकता कितनी होती है? 1 होती है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, इसके अलावा आर्गन की परमाणुकता दे रखी है और ये ऑक्सीजन की परमाणुकता है, क्लोरीन की परमाणुकता और सल्फर की परमाणुकता है। ठीक है, ये ऑप्शन में थे। इसमें से एक परमाणु कौन सा है? तो यहां पर दे रखा है एक परमाणु कौन सा है? आर्गन है। ठीक है ना, तो अपना ये जो आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। इसके अलावा सल्फर है, ये बहुपरमाणुक दे रखा है। क्लोरीन और ऑक्सीजन क्या दे रखे हैं? द्वि परमाणु के दे रखे हैं इसमें। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसी में ही जो ग्रुप ए 2018 का जो प्रश्न था, ये 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 13 से आया था। कितने नंबर पेज से है? 13 नंबर पेज से ये आया था। ठीक है, क्या प्रश्न था? अभिक्रिया Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और इसके साथ में क्रिया कौन करता है? BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ये जब क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में क्या बनता है? नमक बनता है। ये अभिक्रिया थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या थे? अपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये इसमें क्या आए थे? ऑप्शन आए थे। तो अब हम जो 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी उसके पेज नंबर 13 का जो अब मेरे पास में स्क्रीनशॉट है उसको देख लेते हैं। आप देखेंगे श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। यहाँ पर ये अवक्षेप बनता है। जिस अभिक्रिया अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यह अलग बात होगी। इसके नीचे ये अभिक्रिया दे रखी, ये अभिक्रिया अपने आई थी। इसमें देखो ऐसा क्यों होता है, ये दे रखा है बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप प्राप्त होता है इसमें और सोडियम क्लोराइड नमक भी प्राप्त होता है। और ये अभिक्रिया कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देखो यहां से सल्फेट है वो किसके साथ में आ गया? इसके साथ में आ गया। एक विस्थापन हो गया, विस्थापन में स्थानांतरित होना। और ये क्लोरीन है, ये इसके साथ में आ गया। ठीक है ना, यानी दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह दिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने कह दिया। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी वहां से ये है, पेज नंबर 13 से। अगला प्रश्न है अपने पास में 48 नंबर प्रश्न, ग्रुप ए जो जीके का ग्रुप ए था 2018 में, वहां से ये प्रश्न है। संवेग का SI मात्रक क्या है? ये भी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 114 पर दिया गया है। चलिए देखते हैं। यहां पर किसका पूछा है? संवेग का SI मात्रक पूछा है। तो यहां पर देख सकते हैं आप वस्तु का संवेग
किस पर निर्भर, द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है, और इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है, यानी संवेग की दिशा किसके समान होती है, वेग के समान होती है। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या दे रखा है हमें, इसका ऐसा ही मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड दे रखा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, ठीक है ना। तो ये रहा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अब हम 49 नंबर का जो प्रश्न है वो, एक सामान्य बालिका शिशु अपने x गुणसूत्र प्राप्त करती है, ठीक है ना। जो बालिका शिशु होती है उसके पास में x होता है, तो ये x गुणसूत्र है वो कहां से प्राप्त करती है। ऑप्शन है केवल पिता से, केवल अपनी माता से, केवल अपने माता और पिता दोनों से, और यहाँ अपनी माता यहाँ पिता से। तो इसका आंसर कहां पर मिलेगा हमें, 10वीं क्लास के एनसीईआरटी के पेज नंबर 161 से। यानी अभी तक जितने भी जो प्रश्न आ रहे हैं 2018 के देख रहे हैं हम, सारे के सारे कहां से आए हैं, एनसीईआरटी से आए हैं। 2022 का इससे पहले हमने वीडियो डाला था, उसमें भी 2022 के जो प्रश्न आए थे सारे के सारे कहां से आए थे, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी थी वहां से आए थे। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक अब डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। अब देखते हैं इसमें, स्त्रियों में XX होता है, मैंने बताया था आपको, और पुरुषों में क्या होता है, XY होता है। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करता है। यानी कोई भी लड़की शिशु होगी वो अपनी माता से तो X गुणसूत्र प्राप्त करेगी, ठीक है। लड़का होगा वह भी अपने माता से X गुणसूत्र प्राप्त करेगा। आगे, जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की होगी। यानी उसको, लड़की को, ठीक है, लड़की को अपने पिता से भी क्या मिलेगा, X से गुणसूत्र मिलेगा, और पिता से जिसको Y गुणसूत्र वंशानुगत यानी प्राप्त होता है वह लड़का होता है। यानी लड़के को क्या मिलता है, पिता से Y गुणसूत्र मिलता है। तो यहाँ पर ये जो एक सामान्य बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है, किससे, अपने माता और पिता दोनों से, ये इसका आंसर हो जाएगा। सीधा का सीधा एनसीईआरटी में दिया गया है, वहां से इसको उठाया गया है प्रश्न को। आगे है 50 नंबर प्रश्न आया था इसी में, जो ग्रुप ए 2018 का जीके का जो पेपर हुआ था उसमें विज्ञान का जो 5वां प्रश्न है जो आया था वो, कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं, ठीक है। आंत दे रखा है, यकृत दे रखा है, हृदय दे रखा है, वृक्क यानी गुर्दा दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखे हैं। अब हम देख लेते हैं। तो 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी उसके पेज नंबर 299 पर मिलेगा। और ये आप अगर देखना चाहते हो सही सही नंबरिंग, तो मैंने ये जो सारे के सारे लिए 2019-20 की जो एनसीईआरटी है वहां से लिया है, क्योंकि 2019-20 की एनसीईआरटी के बाद में जितनी भी एनसीईआरटी है उसमें लगातार कुछ ना कुछ चीजें डिलीट होती गई है, ठीक है ना। तो 2019-20 की एनसीईआरटी है वो सही एनसीईआरटी है, वहां से सारे के सारे जो प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप जो आगे के जो भी एग्जाम है 2024 में जो एग्जाम होने वाले, 2025 में एग्जाम होने वाले, इसके बाद में जो भी एग्जाम हो वहां पर अगर पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी 2019-20 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में नोट्स के रूप में करवाने भी वाले हैं। तो आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं या फिर खुद भी 2019-20 की एनसीईआरटी है उसको देख सकते हैं। 2019-20 की एनसीईआरटी आपको या तो गूगल से मिल जाएगी, यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी ये जो 2019-20 की एनसीईआरटी है उसको डाला गया है। आपको टेलीग्राम चैनल है वो स्टूडेंट परिवार के नाम से ही मिलेगा, वो आप सर्च कर सकते हैं। चैनल की जगह हमने ग्रुप बनाए हैं, और ग्रुप में आपकी जो प्राइवेसी है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि सारे के सारे मेंबर हैं ग्रुप के टेलीग्राम चैनल के, वो सारे हाइड हैं। केवल और केवल जो एडमिन पैनल उसको ही मेंबर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं। कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो इसका है, ये दे रखा है 10वीं क्लास की एनसीईआरटी, वहां पर कोलिफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है, आंतर यानी आंत में पाया जाता है।
जल में इसकी उपस्थिति इस रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल की संदूषित होना दर्शाता है। यानी जब जल प्रदूषित होता है, प्रदूषित होने का मतलब या फिर जल के अंदर कोलिफॉर्म जीवाणु पाए जाने का अर्थ क्या होगा कि ये जल है वो क्या है, प्रदूषित है। कहां पर दे रखा है, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है। तो कोलिफॉर्म जीवाणु कहां पर पाए जाते हैं, आंत में होते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब 2018 में ग्रुप बी का जो जीके का पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न आए हैं वो हमें देखने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न है जो आया था, यह 46 नंबर जो साइंस का जो पहला प्रश्न था वो आया था, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या होती है। ऐसा कैसा प्रश्न यहाँ पर जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 47 2019-20 की एनसीईआरटी है, वहां पर देखना है आपको, पेज नंबर 47 पर है, दे रखा है। ठीक है, ये रहा प्रश्न, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या पता करनी है हमें। तो कैसी संख्या है, सबसे पहले इसको निकालने के लिए कितना ग्राम दिया है, 52 ग्राम दिया है। कितना ग्राम दिया है, 52 ग्राम दिया है। और हीलियम का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, हीलियम का द्रव्यमान होता है 4 होता है। सीधा ही आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 52 और इसके बट्टे में 4 किया तो 13 चौके कितना होता है, 52। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर भी दे रखा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वहां से आ रहे हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो क्या बदलाव होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होने वाला है, ये हमें बताना है इसका। और तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर कहां पर मिलेगा आपको, जो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी उसकी 172 नंबर पेज पर आपको मिलने वाला है। आप यहां पर देख सकते हैं, एम द्रव्यमान की एक वस्तु, एम द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा इसकी mgh होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, 0। जब ये गिराई जाती है उससे पहले यहां पर मान लो ये यहां पर थी तो यहां पर है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, mgh, और गतिज ऊर्जा कितनी है, 0। गिराने से पहले जब इसको गिरा दिया, ठीक है, जब ये वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है ना, ऊर्जा आपस में रूपांतरित होती रहती है। जब ये वस्तु गिरेगी तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यहां पर ये दे रखा है, वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है और इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। ये दे रखा है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी वहां से ये इस प्रश्न को लिया गया है। अगला देखते हैं अब 48 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। यहां पर जो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो लगाना था, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है ये भी जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है वहां पर दिया गया है। क्या होता है, हाफ mv²। सभी में लगा के देख लेते हैं। पहला में हाफ mv² है, ठीक है, और इसमें भी हाफ mv² लगाना है। चारों ऑप्शनों में लगाना है हाफ mv², और इसमें भी हाफ mv²। तो यहां पर m द्रव्यमान दे रखा है, v²/2। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा, यहां पर दूसरा वाला इसका आंसर आएगा आधा आ जाएगा, और m की जगह कितना 3m लिखना है, और फिर बाद में 2v का स्क्वायर करना है बट्टे में 2, और बाद में इसका निकालते हैं तो 3m और 2 2 4 v/2। ठीक है ना, आंसर कितना आ जाएगा, 3 2 6 mv। ठीक है, इसमें निकालते हैं तो m की जगह
2m इंटू 3v का स्क्वायर बट्टा में 2 से 2 चला गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 तिया 9mv, ठीक है, mv का स्क्वायर आ जाएगा। ये आएगा इसमें कितना आया था 6 आया था, इसमें 9 आया था, इसमें कितना आ रहा है आधा आ रहा है इसमें, और यहाँ पर कितना आएगा इसमें आ रहा है m और इंटू 4v का स्क्वायर किया हमने और बट्टे में कितना कर दिया 2 कर दिया, तो m v का स्क्वायर और 16/2, यहाँ पर कितना आया 8 mv स्क्वायर ये आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 9 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 9, इसमें आधा, इसमें कितना आ रहा है 6 और इसमें 8 आ रहा है, इसके साथ में ये देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हमें करना था इसमें। तो इसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया है, जब हम नोट्स करेंगे यहाँ यानी 9th क्लास की एनसीईआरटी के जो ये चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनको जब पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अगला है किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचती है कितनी होती है, ये पूछा है 40%, 30%, 20% और 10%। तो ये देखने के लिए 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 290 पर आपको जाना होगा, और ये प्रश्न कौन सा था, ग्रुप बी का 2018 में जो साइंस का प्रश्न था वो था ये, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 10% है, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखें, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सबसे पहले तो ये दिया है कि एक स्थलीय पारितंत्र होता है, स्थल पर जितने भी पेड़ पौधे लगे होते हैं उनको जितनी ऊर्जा सूरज से प्राप्त होती है उसका केवल 1% वो इसमें जो अपनी भोजन की जो ऊर्जा उसमें बदलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 1%। उसके लिए तो मतलब टोटल में से 1% उसको मिली, और पौधे के लिए अपने आप में कितनी परसेंट हो गई, वो 100% होगी, ठीक है। अब आगे, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में उष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन में और विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% जैव मात्रा में बदल पाता है, कितना 10%, और अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है, नीचे दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचता है, कितना 10% ही अगले स्तर पर पहुंचता है, ये दे रखा है। अपने प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अगला, मानव की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, एक कोशिका में पूछा गया है, कितनी होती है 46। ये तो सभी को आसानी से याद होगा, परंतु ये भी जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 160 से आया था, यहां पर ये देख सकते हो आप, ठीक है। सीधा नहीं दिया गया था, 22 जोड़े तो मतलब जो गुणसूत्र होते हैं कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, और ये किसमें होते हैं, जोड़ों में पाए जाएंगे, ठीक है। टोटल 46 गुणसूत्र है, कितने जोड़ों में, 23 जोड़ों में पाए जाएंगे। और इसमें से 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्रों की संख्या, मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22 जोड़े होते हैं, और लिंग गुणसूत्र कितना होता है, 1 जोड़े होते हैं। 22 और 1 23 जोड़े, 23 दूनी 40 गुणसूत्र है मानव की एक कोशिका में होते हैं, मानव की कोशिका के केंद्रक में। अगला प्रश्न है 47, बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का प्रमुख घटक है, ये पूछा गया था। ये भी 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है, पेज नंबर 67 से आया था, 2018 के ग्रुप सी का प्रश्न है ये, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब हम मेथेन को देखते हैं, जो कार्बन का यौगिक है, ठीक है ना। ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, ईंधन के रूप में अधिकाधिक मेथेन का उपयोग होता है। ये बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का
प्रमुख घटक है। सीधा सा प्रश्न आया था, कब आया था? 2018 का जो प्रश्न था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? ये प्रश्न कहां से आया था? ये जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी उसके पेज नंबर 129 से आया था और 2018 में आया वो प्रश्न है। ये रहा, यहां से ये प्रश्न उठा था सबसे पहले। ठीक है, ये कोई व्यक्ति का हाथ दिया गया है। जब वो, मान लो आप गर्म चीज को जब छूते हो, छूते ही गर्म चीज को उठा लेते हो इस तरह से, यानी भी अपना हाथ पीछे हटा लेते हो। क्यों हटा लेते हो? क्योंकि जैसे आपने उसको गर्म को छुआ, तो यहां पर जैसे ही गर्म चीज लगी, गर्म वस्तु लगी यहां पर, तो आपके यहां पर क्या है? ग्राही है। ठीक है, अभिग्राही या ग्राही लगे हुए हैं, और ये ग्राही के द्वारा जो मैसेज किसके पास में? संवेदी तंत्रिका के पास में जाएगा, और संवेदी तंत्रिकाएं किसके पास में पहुंचा देगी? मेरुरज्जु के पास में ये मैसेज पहुंचा देगी, और वहां से आगे मस्तिष्क के लिए भी जाता है, परंतु तुरंत निर्णय लेना होता है वो मस्तिष्क के पास में नहीं जाएगा, मेरुरज्जु खुद ले लेता है। ठीक है, तुरंत जो क्रिया होती है वो कौन करती है? तुरंत जो क्रिया होती है उनको प्रतिवर्ती क्रिया करते हैं कहते हैं, और प्रतिवर्ती क्रिया कौन करते हैं? मेरुरज्जु के द्वारा होती है। ठीक है, सबसे पहले अभिग्राही के द्वारा ग्रहण किया गया इस मैसेज को। किसको दिया गया? संवेदी तंत्रिका कोशिका को दिया गया, और ये संवेदी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है ना, किसके? मेरुरज्जु के पास में जाया, और मेरुरज्जु ने कहा कि जल्दी हटा हाथ को। किसके द्वारा मैसेज पहुंचा था? प्रेरक तंत्रिका के द्वारा, प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा आया था, और फिर बाद में जो मांसपेशियां वो काम की, इस तरह से मांसपेशियां काम की, और अपने हाथ को यहां से टाले। ये प्रश्न आया था। ठीक है ना, तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले क्या थे? अभिग्राही था, फिर बाद में संवेदी न्यूरॉन यानी संवेदी तंत्रिका कोशिका, फिर मेरुरज्जु, उसके बाद में मेरुरज्जु ने काम किया। ठीक है ना, और इसके बाद में प्रेरक जो तंत्रिका कोशिका, और फिर मांसपेशी से अपने हाथ को हटा लिया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न था 100 वाट का एक बल्ब। ठीक है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है। जो कि हम घर में बल्ब वगैरह काम में, आजकल तो एलईडी बल्ब आ गया, पहले जो बल्ब था उसकी बात चल रही है। ठीक है, बल्ब द्वारा एक दिन में व्यतीत ऊर्जा kWh में यानी यूनिट में, अपना जो मीटर है या बिल है जो किस में आता है? तो बिजली का जो बिल है वो किस में आता है? यूनिट में आता है, और यूनिट को kWh में मापा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, बल्ब द्वारा एक दिन में व्यतीत ऊर्जा kWh में कितनी होगी, यानी यूनिट कितनी आएगी, ये हमें पूछा गया है। तो ऐसा कैसा प्रश्न है? यहाँ पर कहां पर दिया गया था? 9th क्लास की जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 175 पर ये प्रश्न दिया गया था। थोड़ा सा इसमें डेटा चेंज था। ये 60 वाट का बल्ब दिया था। एनसीईआरटी का बल्ब कितने वाट का था? 60 वाट का। आरपीएससी में इसने कितने का कर दिया? 100 वाट का, क्योंकि घरों में सामान्य तौर पर 100 वाट का बल्ब ही काम में लिया जाता था। ठीक है, आजकल जो एलईडी है वो 19-20 वाट के होते हैं, बढ़िया लाइट देते हैं। पुराने समय में क्या था? जो बल्ब 100 वाट के बल्ब लगभग काम में लिए जाते थे। तो यहाँ पर क्या है? kWh इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसका हो जाएगा किलो, किलो बोला जाता है इसको बोला जाता है वाट। ठीक है, क्या बोला जाता है? वाट। और इसको बोला जाता है घंटा। क्या बोला जाता है? घंटा बोला जाता है। तो किलो वाट और घंटा, घंटा कितना दे रखा है? 6 घंटा दे रखा है। और वाट कितना दिया गया है? 100 वाट दिया गया है। और इस 100 वाट को किलो में बदलोगे तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे। कितने का? 1 किलो बराबर 1000 होता है। ठीक है ना, जैसे एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते? 1000 ग्राम होते हैं। उसी तरह 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? 1000 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और इसका यहाँ पर क्या लग जाएगा? एक पॉइंट लग जाता है। तो 0.1 किलोवाट इंटू में 6 घंटा। ठीक है, 6 एकम 6, 0.6 आ जाएगा, 0.60। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न है मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात कितना है? ये पूछा गया है हमें।
मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात कितना, ये प्रश्न है। ये कहां से आया था, ये आप देख सकते हो 9th क्लास की एनसीईआरटी के पेज नंबर 141 से ये प्रश्न आया था। ठीक है, 141 पेज नंबर की जो ये यहां पर दिया गया था, मैग्नीशियम सल्फाइड है, इसमें मैग्नीशियम और सल्फर का अनुपात कितना है, 3:4 है। कितना दे रखा है, 3:4। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, फुल्लरीन और बेंजीन। ये कहां से आया था, 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है पेज नंबर 67 से आया था, ग्रुप सी का प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न था। इसमें कार्बन के अपरूप, ठीक है, ये दिया गया था। और कार्बन के अपरूप कितने हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लरीन, ये 3 अपरूप होते हैं इसमें। ठीक है, कितने अपरूप होते हैं, 3 होते हैं। तो इसमें से बेंजीन है वो इसका अपरूप नहीं है। ये 10वीं क्लास की एनसीईआरटी से आया था, इसको आप देख भी सकते हैं। ठीक है ना, ये कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, मुख्य रूप से कार्बन के जो मुख्य अपरूप कितने हैं, 3 है। वैसे अनेक होते हैं, मुख्य जो अपरूप कितने हैं, 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लरीन है। ठीक है, तो हमने आज 2018 का जो पेपर था, जीके वाला पेपर था, उसको 3 भागों में बांटा गया था। ग्रुप ए का अलग हुआ था, ग्रुप बी का अलग हुआ था, ग्रुप सी का अलग हुआ था। और प्रत्येक जो जीके का पेपर था उसमें जो विज्ञान के कितने प्रश्न आए थे, 5 प्रश्न आए थे। ठीक है, प्रत्येक 5, टोटल कितने प्रश्न हो गए, 15 प्रश्न हो गए। और 15 के 15 जो प्रश्न थे वो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर हमें दिए गए, चैप्टर के नाम दिए, वहां से पूछा गया, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया था। ठीक है ना, तो इसलिए आप यहां से समझ सकते हो कि जब आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो, जिसमें साइंस का पोर्शन आप पढ़ रहे हो, तो साइंस का पोर्शन कहां से पढ़ें, एनसीईआरटी से आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में जैसे ये जो पुराने प्रश्नों की सीरीज पूरी हो जाएगी, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो इसके जो नोट्स हैं, एनसीईआरटी के नोट्स है, बढ़िया तरीके से हम करवाने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी जो साइंस के प्रश्न है उसमें दिक्कत नहीं आए और आपके सारे के सारे प्रश्न है वो सही हो जाए। 5 में से 5 प्रश्न आपको आसानी से सही हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां से भी जरूर जुड़ जाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जो न्यूज है वो भी मिल जाए। और साथ में जितनी भी पीडीएफ होती है वीडियो के वहां पर हमें डाल देते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर है तो हमारा इंस्टाग्राम का जो स्टूडेंट परिवार नाम से जो पेज बनाई है, आईडी बनी हुई है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।